नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ ऑपोजिशन यूनिटी की 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने सितंबर 2022 से अपने सहयोगी माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ विपक्ष के बहुत नेताओं से मुलाकात की, वैसे भी दल से जिनके संबंध कांग्रेस पार्टी के साथ अमूमन अच्छे नहीं रहे हैं, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो। लेकिन श्री नीतीश कुमार जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनकी स्वीकार्यता पूरे देश में लगभग सभी दलों में, वैसे भी दल चाहे वो बीजू जनता दल हो या बीआरएस हो, वैसे दलों के साथ भी इनके अच्छे संबंध हैं। जो जिन दलों के साथ लोकसभा चुनाव के पहले अगर गठबंधन अपोजिशन यूनिटी नहीं हो पाती है तो बाद में भी श्री नीतीश कुमार जी अहम रोल अदा कर सकते हैं इस मामले में। कांग्रेस पार्टी के लिए श्री नीतीश कुमार जी ने हमेशा से यही कहा कि कांग्रेस पार्टी चूंकि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका पूरे देश में जनाधार है, इसीलिए धुरी तो कांग्रेस को ही होनी चाहिए। लेकिन जो हिमाचल प्रदेश का रिजल्ट आया, जो कर्नाटक का रिजल्ट आया, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे तत्व हैं जो इस मसले को थोड़ा दूसरे ढंग से मोड़ रहे हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा इस मामले में कि ये बात सही है कि श्री राहुल गांधी की छवि जिस ढंग की बना दी गई थी, भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी छवि में काफ़ी अंतर आया। और कर्नाटक का चुनाव जिस ढंग से श्री राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में वहाँ लड़ा गया, ये बहुत अच्छी बात थी। हिमाचल में भी श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने काफ़ी वक्त दिया, ये अच्छी चीज़ है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जो मुकाबला हो सकता है ऐसी ही रणनीति और ऐसे ही प्रचार कार्य से हो सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो अभी ज़मीनी हकीकत है 2024 के लोकसभा चुनाव में, अब चूंकि सोशल मीडिया पर मैंने देखा कि कांग्रेस पार्टी में एक द्वंद्व चल रहा है कि 350 से कम सीट पर चुनाव नहीं लड़ा जाए, जबकि मैं मानता हूं कि अब वो परिस्थिति कांग्रेस पार्टी की नहीं है जो 2009 के चुनाव में थी, जब कांग्रेस पार्टी को 203 सीट परहैप्स आया था। वो स्थिति अभी कांग्रेस पार्टी की नहीं है जो 2014-2019 के लोकसभा चुनाव में देखा गया कि लगभग 250 सीट ऐसी है जिस पर भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधा मुकाबला है। और चूंकि सीधा मुकाबला जो हुआ उसमें 95% सीट लगभग बीजेपी जीतकर चली गई। जहां क्षेत्रीय पार्टी के साथ मुकाबला था बीजेपी का, वहां अच्छी लड़ाई हुई है। तो मैं ये कुछ स्थिति, कुछ चित्र प्रस्तुत करना चाहूँगा देशवासियों के सामने में कि कांग्रेस पार्टी को हकीकत समझना चाहिए। और सितंबर 2022 से जो श्री नीतीश कुमार जी ने मेहनत की है, इसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी को थोड़ा सब्र करना चाहिए और ऐसी परिस्थिति लानी चाहिए कि प्रत्येक लोकसभा सीट पर 543 सीट पर बीजेपी एनडीए कैंडिडेट के विरुद्ध सिर्फ एक कैंडिडेट विपक्ष का रहे। कांग्रेस पार्टी को जो प्रत्येक राज्य की जो हकीकत अलग अलग है, उसमें वहाँ के जो अन्य क्षेत्रीय दल हैं वहाँ पर संयोजक का रोल श्री नीतीश कुमार जी अदा कर सकते हैं समझौता कराने में सीट का। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को, मैं जो पूरी हकीकत के साथ मैंने जो स्टडी किया, उससे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को उससे ज़्यादा सीटों पर अभी बल नहीं देना चाहिए। हाँ, 229 की हकीकत बदल सकती, लेकिन 2024 में निश्चित तौर पर उनको करना चाहिए। जैसे मैं सबसे पहले विवेचना करूं, जहां पर 20 से लेकर 80 सीट लोकसभा की है, उत्तर प्रदेश में 80, वहां पर कांग्रेस पार्टी को 10 सीट चुनना चाहिए। पश्चिम बंगाल 42, वहां पर 5 से 6 सीट कांग्रेस पार्टी को चुनना चाहिए और लेफ्ट फ्रंट को भी 5 से 6 सीट। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 70 सीट पर अपने कुछ छोटे सहयोगियों के साथ, जैसे राष्ट्रीय लोक दल हैं, ऐसे दल के साथ समझौता करते हुए 70 सीट पर वो लड़े। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को 30 सीट पर लड़ना चाहिए और 12 सीट कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट के लिए छोड़ना चाहिए। तमिलनाडु में जो 39 सीट है, कांग्रेस पार्टी पहले भी 10 सीट लड़ी है और रेस्ट 29 सीट डीएमके और उनकी से जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन्होंने चुनाव लड़ा।
कर्नाटक में कुल 28 सीटें अभी विभक्त है। जनता दल सेकुलर चूंकि भाग रहा है बीजेपी की ओर, अगर कांग्रेस चाहे तो लोकसभा चुनाव में उनके साथ समझौता करते हुए जेडीएस के लिए 4 सीट छोड़ सकती है, 24 सीट पर कांग्रेस लड़े। राजस्थान में 25 सीट लड़े कांग्रेस पार्टी, उड़ीसा में 21 सीट में 21 सीट लड़े। लेकिन यदि बीजू जनता दल से, चूंकि अब सेकंड पार्टी के रूप में वहाँ पर बीजेपी उभर रही है और हो सकता है कि बीजू जनता दल और श्री पटनायक साहब अगर टेबल पे बैठ जाते हैं तो बीजू जनता दल 15 सीट लड़े और 6 सीट कांग्रेस लड़े, अन्यथा 2100 सीट पर कांग्रेस लड़े। महाराष्ट्र में जो 48 सीट है तो 18 तो इनके सिटिंग है शिवसेना के, और जो सहानुभूति है उद्धव ठाकरे जी के साथ वहाँ के की जनता की, वैसी स्थिति में 18 सीट पर तो वो लड़ेंगे ही। बचे जो 30 सीट, 30 में 15-15 नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी को लड़ना चाहिए। बिहार में जो 40 सीट है उसमें 30 सीट जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी 15-15, और बची जो 10 सीट है उसमें 5 कांग्रेस लड़े और 5 में लेफ्ट फ्रंट और हम को लड़ना चाहिए। मध्य प्रदेश में जो 29 सीट है उसमें 1 सीट समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ी जानी चाहिए और 28 सीट कांग्रेस पार्टी को लड़नी चाहिए। गुजरात में जो 26 सीट है, अब वहाँ चूँकि आम आदमी पार्टी भी काफ़ी मजबूत हो गई है, इसलिए वहाँ पे 20 सीट कांग्रेस लड़े और आम आदमी पार्टी 6 सीट लड़े। आंध्र प्रदेश में 25 सीट है, आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 25 सीट पर लड़ सकती है। लेकिन यदि आंध्र प्रदेश की 2 में से 1 क्षेत्रीय पार्टी यदि कांग्रेस के साथ टेबल पर बैठती है तो कांग्रेस पार्टी 15 पर लड़े और क्षेत्रीय पार्टी 10, या उसका उल्टा हो। केरल में 20 सीट है, लेफ्ट फ्रंट के साथ वहाँ चूँकि समझौता नहीं हो सकता कांग्रेस का, इसलिए 20 सीट पर लेफ्ट भी लड़ेगा, लेफ्ट का गठबंधन, और 20 सीट पर यूडीएफ का गठबंधन चुनाव लड़े। और जो जहाँ पे 10 से 19 सीटें हैं उसमें तेलंगाना 17 सीट है। तेलंगाना में भी बीजेपी उभर रही है तेज़ी से, उनके 4 सांसद भी हैं। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी को 7 सीट चयन करना चाहिए और 10 सीट बीआरएस लड़े। झारखंड में 14 सीट है, पहले भी कांग्रेस पार्टी 7 सीट लड़ी है, वही लड़ना चाहिए। छत्तीसगढ़ में 11 सीट है, 11 सीट कांग्रेस लड़े। असम में 14 सीट है, वहाँ पर एआईयूडीएफ जो अजमल साहब क्या है उस 4 सीट लड़े और 10 सीट पर कांग्रेस लड़े। पंजाब में 13 सीट है, उसमें आम आदमी पार्टी चूँकि सरकार में है इसलिए आम आदमी पार्टी 7 सीट लड़े और कांग्रेस 6 सीट लड़े। हरियाणा में 10 सीट है, उसमें 2 सीट इंडियन नेशनल लोक दल लड़े और 8 सीट कांग्रेस लड़े। उसके बाद जो 1 से 9 सीट के बीच मतलब है 1 से 7 ही कहिए, उसमें दिल्ली में जैसे 7 सीट है वहाँ आम आदमी पार्टी 3 सीट लड़े, कांग्रेस 4 सीट, चूँकि पिछले लोकसभा चुनाव में भी परसेंटेज 5% का फर्क था इन दोनों पार्टियों में। जम्मू कश्मीर में 5 सीट है, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट ही लड़नी चाहिए और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस 4 सीट पे चुनाव लड़ना चाहिए। अरुणाचल की 2, मणिपुर की 2 और त्रिपुरा की 2, मिजोरम, सिक्किम, चंडीगढ़ की 1-1 सीट, ये सभी कांग्रेस पार्टी को लड़ना चाहिए। और लक्षद्वीप की 1 सीट, चूँकि एनसीपी सीटिंग है इसलिए एनसीपी को लड़ना चाहिए। उत्तराखंड की 5 सीट कांग्रेस को लड़ना चाहिए, हिमाचल की 4 सीट कांग्रेस, गोवा 2 की सीट कांग्रेस को लड़नी चाहिए। मेघालय में 2 सीट में 1 तृणमूल कांग्रेस के लिए छोड़ा जा सकता है और 1 सीट कांग्रेस को लड़ना चाहिए। दादरा नगर हवेली और दमन दीव में 2 सीट है, दोनों कांग्रेस लड़े। नागालैंड, अंडमान, लद्दाख और पुदुचेरी में 1-1 सीट है, वो कांग्रेस लड़े। इस तरह से जो मैंने देखा है कि कुल 288 सीट कांग्रेस के लड़ने की स्थिति बनती है और यदि बीजू जनता दल और वाईएसआर के साथ समझौता है तो लगभग 30 सीट और छोड़ना पड़ेगा, तो 258 सीट। मेरा अपना ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी को 260 सीट से ज़्यादा की मांग नहीं करनी चाहिए। मैक्सिमम 10 सीट का अंतर किया जा सकता है, रेस्ट पर निश्चित तौर पर क्षेत्रीय पार्टियों को लड़ने के लिए कांग्रेस को आज़ादी देनी चाहिए। तभी बीजेपी का मुकाबला इस चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में किया जा सकता है और उसके पहले कांग्रेस को राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना के चुनाव में पूरी शक्ति लगानी चाहिए और अन्य दलों का सहयोग लेना चाहिए। तब जाकर देश का जो लोकसभा चुनाव है वो बेहतरीन चुनाव होगा, मुकाबला बहुत
अच्छा होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बस टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।